तो समुद्रगुप्त की कहानी का पहला हिस्सा तो हम सबने देख लिया है। अब वक्त है दूसरे हिस्से का। पार्ट 1 में हमने देखा कि समुद्रगुप्त ने शुरुआत कैसे की। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर वो एक राजा से एक सम्राट कैसे बना। जानते हैं इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू क्या है। वो ये है कि समुद्रगुप्त अब सिर्फ एक शासक नहीं रह गया था। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा बन चुका था। वो एक विचार था, एक ऐसी शक्तिशाली लहर जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि समुद्रगुप्त की असली ताकत क्या थी? क्या वो उसकी तलवार थी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया था? नहीं, उसकी असली ताकत, उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसका दर्शन था, उसकी सोच। उसकी जो जीत की रणनीति थी ना, वो बहुत ही अलग थी। वो हारे हुए राजाओं को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें जीतना चाहता था। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। जमीन जीतने से तो एक टेम्परेरी साम्राज्य बनता है, लेकिन अगर दिल जीत लो तो एक स्थायी विरासत बनती है। तो उसने अपनी इस अजेय यात्रा की शुरुआत कैसे की? चलिए जरा उसके सैन्य अभियानों पर एक नजर डालते हैं। वो अभियान जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उत्तर के जो ताकतवर राज्य थे, उन पर उसकी जीत बिजली की तरह तेज और निर्णायक थी। युद्ध के मैदान में हाथियों की चिंगाड़ और तलवारों के खनक के बीच सिर्फ एक ही कहानी गूंज रही थी, और वो ये कि जीत सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त की ही होगी। और हर जीत के बाद जब दुश्मन को लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी, और वो हथियार था क्षमा। वो उन्हें उनका सम्मान और उनका राज्य सब लौटा देता था। उत्तर जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर रुख किया। अब उसके दुश्मनों को लगा बस ये उसकी हद है, यहां तक आना आसान नहीं होगा, वो यहीं रुक जाएगा। लेकिन वो उसे जानते ही कितना थे। दक्षिण में एक भयानक युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। जब सबको लगा कि अब नतीजा तय होने ही वाला है, तब समुद्रगुप्त खुद मैदान में उतरा और दक्षिणी राजा को हरा दिया। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उसने वो जीता हुआ दक्षिणी राज्य वापस लौटा दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दूसरे राजाओं को बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अब समुद्रगुप्त अपनी शक्ति के शिखर पर था, और वो पूरी दुनिया के सामने अपनी सर्वोच्चता की घोषणा करने के लिए एकदम तैयार था। तो उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति की घोषणा कैसे की? एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली समारोह के जरिए, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये ताकत का खुला प्रदर्शन था। इस यज्ञ में होता ये था कि एक पवित्र घोड़े को पूरे साम्राज्य में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब जिस भी राजा के राज्य से ये घोड़ा गुजरता, उसे या तो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या फिर युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता। और नतीजा, किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यज्ञ के पूरा होते ही पूरे भारत में एक नया खिताब गूंज उठा, चक्रवर्ती सम्राट। समुद्रगुप्त ने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया था। लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, एक नया खतरा सामने आया। और ये खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था, बल्कि उसके अपने ही महल की दीवारों के भीतर से था। समुद्रगुप्त एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इंसान था। एक तरफ तो वो एक खूंखार योद्धा था जिसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी, और दूसरी तरफ वो एक संवेदनशील कलाकार था जो वीणा की मधुर धुनें बजाता था, जिसके सिक्कों पर उसकी तस्वीर आज भी मिलती है। लेकिन उसकी ये बढ़ती ताकत और उसका ये अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव उसके अपने ही मंत्रियों और बेटों के लिए डर का कारण बन गया। उन्हें लगने लगा कि उसके रहते उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। वे छिप छिप कर फुसफुसाते थे, अगर ये राजा और शक्तिशाली हो गया तो हम तो सिर्फ नाम के रह जाएंगे। और इस तरह दरबार के भीतर का ये डर और ईर्ष्या धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी, जो सीधे सीधे सम्राट की तरफ बढ़ रही थी। और ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी अध्याय की ओर ले जाता है, उत्तराधिकार का वो सवाल जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर दिया है। जैसे जैसे समुद्रगुप्त की उम्र बढ़ी, एक सवाल उसे परेशान करने लगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तय करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा? उसके बेटों में से एक नाम सबसे आगे था, चंद्रगुप्त द्वितीय। वो बुद्धिमान था, एक बेहतरीन रणनीतिकार था, और उसमें एक सच्चे नेता के सारे गुण थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सबसे अच्छा विकल्प था,
या सिर्फ सबसे पसंदीदा? क्योंकि इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, जहां इतनी बड़ी सत्ता होती है वहां अक्सर खून भी बहता है। तो क्या समुद्रगुप्त के खिलाफ एक हत्या की साजिश रची गई थी, या महल में सत्ता का खेल अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुका था? इसका जवाब हम जानेंगे अगले और आखिरी भाग में।